हेलो फ्रेंड्स। हमने सेल चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी आपके सामने, जो इस तरीके से था। हमने आपको सेल चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई थी। सबसे पहले तो हमने आपको बायो का डेफिनेशन बताया था, कितने पार्ट्स में होते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। बायोलॉजी के दो पार्ट्स है, जूलॉजी और बॉटनी होता है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। फिर हमने सेल चैप्टर जो यानी कोशिका जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। कोशिका के बारे में हमने आपको बताया था, कुछ चीज़ें आप यहाँ पहले समझ लेंगे। कल के टॉपिक में क्या क्या पढ़े थे उसके आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला हमने आपको बताया था कि कोशिका जो है वो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में हमने देखा था, सबसे बड़ी जो सेल है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है, यानी ऑस्ट्रिच एग है। सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो माइकोप्लाज्मा है, और सबसे लंबी सेल की बात करेंगे तो न्यूरॉन सेल है। लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि बताइए मानव में या ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ओवम है। सबसे छोटी कौन सी है, तो स्पर्म है। दो चीजें यहां से डिस्कस किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किस सन में, 1665 ईस्वी में उन्होंने किया था। ये सब चीजें हमने आपके सामने डिस्कस किया था। हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज, उसके बाद वैक्यूल्स हमने बताया था, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम और बीच में हमने न्यूक्लियस के बारे में कुछ कुछ आपको बातें बताई थी। आज हम ब्रीफ में देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्या प्रोसेस होता है, गोल्जी बॉडीज से क्या क्या प्रोसेस होता है। हमने ये बताया था कि जिस तरीके से घर के बाहर ईंट से बनी हुई एक दीवार होती है जिसे घर का दीवार कहते हैं, उसी तरीके से सेल के बाहर भी एक दीवार होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। उसी के अंदर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं, कोशिका के अंदर द्रव है इसलिए इसे कोशिका द्रव कहेंगे, यानी साइटोप्लाज्म। कोशिका का हम बताए थे आपको कि साइटो होता है, और साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे हम कहते हैं, जो लिक्विड या फ्लूइड होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये भी आपको हमने बताया था, ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक, यहां तक डिस्कस किया था। एक एक के बारे में हमने बताया था। आज हम एक एक टॉपिक को आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। जैसे पहला हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है बाद में रिवाइज के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसे क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमने क्या बताया था आपको। माइटोकॉन्ड्रिया हम हिंदी में ही इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सूत्र कणिका इसकी हिंदी होती है सूत्र कणिका, लेकिन आपसे सूत्र कणिका लिखा नहीं रहेगा, वो क्या लिखा रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा रहेगा। तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। उसका नाम क्या था, अल्टमैन। दूसरी बात याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है, एक साइकिल चलता है जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है, क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल, इसी क्रेब्स साइकिल के दौरान क्या बनता है, तो एटीपी बनता है। यानी इसमें कौन सा श्वसन होता है, तो इसमें होता है ऑक्सी श्वसन, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सी
श्वसन। इसी ऑक्सीश्वसन के दौरान क्रैब साइकिल बनता है और कितनी एटीपी का निर्माण होता है? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखेंगे इसको। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी एक ग्लूकोज में कितने एटीपी? 38 एटीपी बनता है। यहां से तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको, इसकी आंतरिक दीवार को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये बात। इतनी सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया से आपसे पूछता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो भी है, खोज तो थोड़ा कम पूछेगा, लेकिन ये याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे पॉइंट्स ज्यादा तो है नहीं, आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से उसको याद करना है। तो पहला हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया। अब दूसरा देखिए, इसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सारी चीजें बताई थी। अब गोल्जी बॉडीज क्या करता है, इसमें आप देखेंगे गोल्जी बॉडीज, हमने कहा कि जब माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को प्रिपेयर करता है यानी ऊर्जा बनाता है, तो उस ऊर्जा का परिवहन करता है गोल्जी बॉडीज। तो आप दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस। इसको गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस दोनों नाम से जाना जाता है। गोल्जी हिंदी किसकी होती है? गोल्जी काय। क्या होती है? गोल्जी काय। हिंदी इसकी है गोल्जी काय। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अभी हमने बताया कि ये भोजन का क्या करता है? परिवहन करता है। कैमिलो गोल्जी, इसकी खोज जरूर याद रखिएगा, खोज पूछ लेता है कभी कभी। तो खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये क्या करता है? तो भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन करता है। भोजन का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस करता है। ध्यान से देखेंगे इसमें। और यहां भोजन का परिवहन करता है, यह भी लिख सकता है कि पदार्थों का परिवहन करता है। भोजन का या पदार्थों का। अब पदार्थ क्या है? जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बनाए गए पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन। भोजन का परिवहन करता है या पदार्थों का परिवहन करता है। यानी इसका मतलब यह है कि यह यातायात में सहायक होता है, ट्रांसपोर्टेशन में सहायता प्रदान करता है। ये तो गोल्जी बॉडीज की हो गई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया था? वैक्यूल। तो यहां पे आप लिखेंगे वैक्यूल। गोल्जी बॉडीज के बाद हमने क्या बताया था? वैक्यूल। इसे रसधानी बोलते हैं। वैक्यूल या रसधानी, हिंदी इसकी है रसधानी। इसका वर्क क्या है? तो गोल्जी बॉडीज का वर्क रसधानी का वर्क क्या है? ये जल स्टोरेज का काम करता है। जल संरक्षण, जल संरक्षण का काम करता है। जल स्टोर यानी वाटर स्टोर करता है। वाटर स्टोरेज का काम करता है। वाटर स्टोरेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है? प्लांट की जो रसधानी होती है वो बड़ी होती है। प्लांट की जो रसधानी होती है, रसधानी बड़ी होती है, क्योंकि पौधों को, प्लांट्स को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए प्लांट की रसधानी क्या होती है? बड़ी होती है। ध्यान रखेंगे ये बात।
ठीक है, प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए क्या होती है, उसकी रसधानियां बड़ी होती हैं। और जल संरक्षण का काम करता है कौन, रसधानी जो है वो जल संरक्षण का काम करता है। और इसमें देखेंगे कि वैक्यूल, और यानी प्लांट का अगर बड़ा है तो एनिमल की राजधानी क्या होगी, छोटी होगी। इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, सेंट्रोसोम। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते चलेंगे आप। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बारे में आप देखेंगे, इसको कहते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम की हिंदी क्या है, तारक काय। सेंट्रोसोम की हिंदी तारक काय कहते हैं। सबसे पहले इसकी खोज याद रखिएगा। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, हमने जो जो पॉइंट बताया, इसका वर्क क्या है ये भी आप रखें। तो सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, इसकी खोज यानी ये कोशिका विभाजन का काम करता है, ठीक है। और इसकी खोज बोबरी ने किया था। बोबरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की, बोबरी। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया, बोबरी ने। ये क्या काम करता है, कोशिका विभाजन का काम करता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन का काम करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। इसका वर्क क्या है, तो कोशिका विभाजन का काम है। दो चीजें यहां से निकल के आएंगी कि सबसे कोशिका विभाजन कहां नहीं होगा, नहीं होगा। तो कोशिका विभाजन किस जगह पर नहीं होगा, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होगा। और कहां पे होगा, यानी कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहां पे होगा, तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा यकृत में होगा, यानी लीवर में होगा। यकृत यानी लीवर में कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। तो दो पॉइंट्स यहां से निकल के आए, एक तो सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने किया था, ये कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन कहां पे नहीं होगा, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होगा। कहां पे होगा, यानी ज्यादा सबसे कहां कौन कोशिका विभाजन करता है, क्या करता है, सेल डिवीजन करता है, तो वो लीवर करता है, यकृत करता है। दो चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था लाइसोसोम के बारे में। क्या ये चीजें आपको रिपीट, आप जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें याद नहीं होंगी, आप उसको रिकॉल करते रहिए, बार बार उसको पढ़िए, तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो ध्यान से अभी देखिए, अभी तक हमने आपको क्या क्या बताया है। पहला तो ये रिवाइज हमने कराया कि क्या हमने आपको पढ़ाया था। उसके बाद पहला पॉइंट इसमें हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी खोज जो है अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिसके जरिए इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी ऑक्सीशोषण होता है। इसी के जरिए क्रैब साइकिल चलती है और उसमें 38 एटीपी यानी 38 एटीपी बनता है, जिससे एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, इसके क्रिस्टी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ऊर्जा घर यानी किचन आप भी कहा जाता है इसे, सेल का किचन अगर कहें तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बताया हमने। उसके बाद हमने आपको बताया गोल्जी बॉडीज के बारे में, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा बने हुए पदार्थों का या बने हुए ऊर्जा का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, तो गोल्जी बॉडीज करता है। राजधानी वाटर को स्टोर करता है, सबसे ज्यादा प्लांट में वो सबसे बड़ा होता है और एनिमल का छोटा होता है। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन का काम करता है, जो कोशिका का विभाजन करता है। और यही कोशिका विभाजन जो है लीवर में सबसे ज्यादा होता है, और कहां नहीं होता है, तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। आगे हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, लाइसोसोम याद रखिएगा, हमने इसके बताया था, इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसे जल अपघटक एंजाइम के नाम से जानते हैं। और ये एंजाइम किसी भी कोशिका पर पड़ता है तो वो कोशिका क्या होती है, डेड हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा, कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है, तो वो भी लाइसोसोम करता है। मरे हुए पदार्थों का भक्षण कौन करता है, खाता कौन है, या मरी हुई कोशिकाओं का सफाया कौन करता है, तो वो भी कौन आएगा, लाइसोसोम आएगा। तो ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम के बारे में आप एक एक पॉइंट लिखते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट क्या है, लाइसोसोम के बारे में अगर देखें तो सबसे पहले इसे कहेंगे आत्महत्या का थैला। आत्महत्या
आत्महत्या का थैला कहते हैं। हिंदी कम आता है इसलिए इसको लिख लेंगे यहां पे, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है किसे? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है लाइसोसोम को। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा, ये पदार्थों का सेल में, कोशिका में पदार्थों का पाचन कौन करता है? पदार्थों का पाचन करता है, एक चीज। दूसरा पॉइंट, मरी हुई कोशिकाओं का या मृत कोशिकाओं का भक्षण करता है। मृत कोशिकाओं का भक्षण करता है, यानी खाता है, ये भी आप लिखेंगे। एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल। एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कहा जाता है किसे? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। एटम बॉम्ब ऑफ द, इसकी खोज किसने किया था? तो डी डूबे ने किया था। खोज याद रखिएगा जरूर इसका। तो इसकी खोज किसने किया था? डी ड्यूबे, डूबे नहीं है, ड्यूबे है, ठीक है। ड्यूबे ने किया था इसकी खोज। तो लाइसोसोम के बारे में आप देखें, इसे आत्महत्या का थैला, सुसाइडल बैग कहते हैं, पदार्थों का पाचन करता है, मृत कोशिकाओं का भक्षण करता है, एटम बॉम्ब ऑफ द सेल कहा जाता है। खोज किसने किया था? डी डूबे ने किया था, ठीक है। इसमें क्या आरसीबी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आरसीबी के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं? तो आरसीबी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आप लिख लेंगे यहां पे, आरसीबी के अंदर नहीं पाया जाता है। आरसीबी कह रहे हैं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम की बात हो रही है, तो आप समझ जाएंगे कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। कहां पे? तो आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक। इसीलिए आरबीसी मरने के बाद कहां पे इकट्ठा होता है? स्प्लीन में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम प्लीहा या तिल्ली कहते हैं। और उसी को, प्लीन या स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरसीबी का कब्र कहा जाता है। आगे बताएंगे, बस आपको इतना बातें ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं लाइसोसोम के बाद में हमने आपको बताएंगे राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देखेंगे। राइबोसोम जो है वो क्या करता, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ध्यान से सारी चीजें लिखते भी चलेंगे साथ में। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम, यानी प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम दो तरीके का होता है, एक 70S होता है और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। ये 70S और 80S राइबोसोम क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे? तो 70S और 80S राइबोसोम, ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या होता है, इसमें सारी चीजें। तो 70S जो राइबोसोम होता है वो हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 70S राइबोसोम ये हल्का होता है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जो सिंगल सेल की बनी होती हैं, यानी यूनिसेल्युलर होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। और ये जो होता है भारी होता है, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है 80S राइबोसोम।
यूकैरियोटिक कोशिका। ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट्स कि राइबोसोम जो इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, दो तरीके का होता है, एक 70S होता है, दूसरा 80S होता है। 70S राइबोसोम हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S जो होता है वो भारी होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। दो पॉइंट्स यहां से हमने बताया राइबोसोम के बारे में। इसके बाद आप देखेंगे एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी हिंदी है अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले तो ये सेल को क्या प्रदान करता है? स्ट्रक्चर प्रदान करता है, संरचना प्रदान करता है, सहायता, आंतरिक सहायता प्रदान करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहां कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। तो कोशिका के अंदर यहां पे हम लिख रहे हैं आंतरिक सहायता प्रदान करता है। आंतरिक सहायता प्रदान करता है कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं। प्रकार ना लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे? दो भाग होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। ये दोनों भाग याद रखेंगे कौन कौन से हैं दोनों भाग। तो इसमें पहला है रफ पार्ट होता है, और दूसरा कौन सा है? स्मूथ पार्ट होता है। मैं इस तरीके से ना बनाकर इसको एक में बना देता हूं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है रफ पार्ट और दूसरा होता है स्मूथ पार्ट। इसमें पहला रफ होता है, दूसरा स्मूथ होता है। रफ का मतलब खुरदुरा पार्ट होता है, रफ पार्ट होता है, और दूसरा होता है स्मूथ पार्ट होता है, स्मूथ पार्ट होता है। इसमें क्या क्या हमें डेफिनेशंस या क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो रफ पार्ट में ही क्या होता है? राइबोसोम होता है। रफ पार्ट में राइबोसोम होता है, और स्मूथ पार्ट में फैट का निर्माण होता है, फैट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पहले में हमने आपको बताया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका या आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रफ होता है, दूसरा स्मूथ होता है। रफ पार्ट जो होता है उसमें राइबोसोम होता है। कहने का मतलब अगर राइबोसोम होगा इसका मतलब ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण करेगा कौन? रफ पार्ट। और स्मूथ पार्ट क्या होता है? इसमें फैट पाया जाता है, वसा पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये सारी चीजें। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद करने का तरीका, स्मूथ क्या होता है? तो वसा जो होती है वो स्मूथ होती है। रफ पार्ट खुरदुरा होता है, तो आर से रफ हो जाएगा, आर से राइबोसोम याद कर लेंगे। ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट जो है इसमें हमने आपको बताया था न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक देखेंगे ध्यान से इसमें। न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में हमने बताया था कि इसे ब्रेन ऑफ, पहला पॉइंट जो आप नोट करेंगे, इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। इसके अंदर एक द्रव होता है, यानी अंदर जो एक द्रव होता है, एक फ्लूइड होता है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं या केंद्रिका द्रव। न्यूक्लियोप्लाज्म, ध्यान रखेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रिका द्रव कहा जाता है। केंद्रिका द्रव।
न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है। ब्रेन ऑफ, ये पूरी कोशिकाओं को कंट्रोल करता है। ये कोशिकाओं के सभी अंगों को, कोशिकाओं के सभी अंगों को या सभी ऑर्गेनल्स को, अंगों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। यानी कोशिकाओं के सभी अंगों को क्या करता है, कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है। ध्यान से सारी चीजें आप लोग देखते चलेंगे। अभी हमने जो सारी चीजें बताई हैं इसके बारे में हमने एक सरसरी डिस्कस आपके सामने किया था। ये उसकी क्या है, ब्रीफ है। उसको आप एक एक पॉइंट आप इसका लिखते चलेंगे। क्वेश्चन दूसरा कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट आप है। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज 1881 में हुआ था इस रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं बार बार इस बात को इंडिकेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक नाम है प्रोटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। ठीक, इसमें अब क्वेश्चन आएगा क्या न्यूक्लियस में क्या होता है। उस द्रव में 80% जो होता है वो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियस में 80% क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि न्यूक्लियस में 80% जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये तो सारी चीजें हो गई न्यूक्लियस के बारे में, यानी कोशिका के बारे में। एक पॉइंट यहां पे आप लिखेंगे, प्रोटोप्लाज्म हमने बताया, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। प्लास्टिड क्या होता है, अगर हम बात करते प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड की हिंदी होती है लवक। क्या होती है, प्लास्टिड की हिंदी होती है लवक। ध्यान रखेंगे। प्लास्टिड के बारे में देखें, एक आपने सुना होगा हरित लवक। ठीक है, तो इसकी प्लास्टिड जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। एक है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो। एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। 3 पॉइंट हमने आपके सामने डिस्कस किया। पहला क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड 3 तरीके का होता है, याद रखें। ये पादपों का प्लास्टिड है क्या अगर पूछा जाएगा तो पादपों का सबसे बड़ा अंग है। यहां पे लिख देते हैं पादपों का, यानी प्लांट का, पादपों का, पादपों का सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग। पादप मतलब प्लांट का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, तो वो है प्लास्टिड। ध्यान रखेंगे इसको, क्या है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड 3 तरीके का होता है, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जहां भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वो भोजन का निर्माण यानी फोटोसिंथेसिस का क्रिया करेगा। फोटोसिंथेसिस, जहां भी क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल यानी हरित लवक, उसे हम कहेंगे, वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होगा, और जहां फोटोसिंथेसिस होगा भोजन का निर्माण वहीं पे होगा, भोजन का निर्माण। इसका मतलब यह है, यहां से आपको 3-4 चीजें पता चली। पहला क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरा होता है,
जो भी चीजें हरी होती हैं उनमें क्या होगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल अगर पाया जाता है तो वहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, और फोटोसिंथेसिस जहां होगा यानी प्रकाश संश्लेषण जहां होगा वहां पे भोजन का निर्माण होगा, वहां पे खाना बनेगा। कहने का मतलब क्या है, वहां पे भोजन का निर्माण होगा। और ये कहां पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, तो जहां हरा होगा यानी पत्तियों में और तनों में, पत्ती व तनों में, तना में पाया जाता है, तना में पाया जाता है। अब ये चीजें आप याद रखिएगा, एक तो हमने यहां से बता दिया। क्लोरोप्लास्ट के एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अब ये क्रोमोप्लास्ट क्या है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या करता है, वर्णित लवक, अगर हिंदी देखेंगे तो इसको हरित लवक, इसको वर्णित लवक, और इसको ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहते हैं, सिर्फ अवर्णित लवक कहते हैं। वर्णित का मतलब क्लोरोप्लास्ट, यहां पे हम इसको यहां कर देते हैं ल्यूकोप्लास्ट ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर देता है, क्या करता है, कलर देता है। और यहां बने हुए भोजन को क्या करता है, यहां पे हम लिख देते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको, ताकि आपको कोरिलेशन में दिक्कत ना हो इसमें, इसलिए ये सारी चीजें यहां पे हो रही। इसको कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये कलर देता है, भोजन का न निर्माण करता है न परिवहन करता है, क्रोमोप्लास्ट। इसकी हिंदी अगर देखें तो हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णित लवक। इसमें क्या क्या बातें हम याद रखना है हमें, तो पहला इसमें हमें याद रखना है, पहला पॉइंट, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये भोजन का परिवहन करता है, भोजन का, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भोजन का क्या करता है, परिवहन करता है। ठीक है, भोजन का परिवहन या संग्रह आप भी बोल सकते हैं कि क्या करता है, भोजन को बनाता कौन है, क्रोमोप्लास्ट। भोजन स्टोर कहां होता है, भोजन का स्टोरेज, यहां आप परिवहन ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, भोजन का संग्रह, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो अलग अलग इस करता है। यहां भोजन का लिख लेंगे संग्रह, भोजन का संग्रहण करता है, स्टोर करता है भोजन को। अब भोजन स्टोर कहां पे होगा, ये जड़ तथा फल में। भोजन स्टोर कहां पे होगा, जड़ों में, जड़ों तथा फलों में, फलों में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है पहला। क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरा होता है, क्लोरोफिल होगा। ऐसे पॉइंट वाइज आप लोग याद करेंगे। कैसे इसमें याद करना है, तो पॉइंट वाइज कि ये हरा होता है, जो भी चीजें हरी होती हैं उसमें क्लोरोफिल होगा। ठीक है, क्लोरोफिल यानी हरी पत्तियों में, हरे प्लांट्स में क्लोरोफिल होगा। जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो वहां पे फूड का प्रिपरेशन होगा, फूड यानी भोजन का निर्माण होगा। वो जगह कहां होगी, तो पत्ती होगी और तना होगा, वहां पे क्लोरोप्लास्ट में होगा। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करेगा, ये जड़ों तथा फलों में पाया जाता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट ऐसा कुछ नहीं करता है, ये फलों को रंग प्रदान करता है, फलों को रंग प्रदान करता है। ये क्वेश्चन देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन कहेगा निम्नलिखित में से फलों को रंग प्रदान करता है। तीन चीजें आपके सामने रहेंगी, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्या क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे कि क्रोमोप्लास्ट जो है वो फलों को रंग प्रदान करता है। क्या करता है, जैसे टमाटर का रंग लाल है, किसकी वजह से, मिर्च का रंग हरा है, लाल है, किसकी वजह से, या चुकंदर का रंग जो है वो गुलाबी है, वो किसकी वजह से है, या किस चीज की वजह से है, तो वो आप याद रखेंगे। गाजर जो है वो बैगनी है या लाल है या नारंगी है, वो किसकी वजह से है। तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां लिख देता हूं, गाजर का रंग जो प्रदान होता है इस तरीके से कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन। दूसरा पॉइंट यहां आप लिख लेंगे कि टमाटर का रंग जो है वो है लाल है, लाइकोपेज की वजह से, लाइको
पेज। ठीक है, तो ये बहुत से वर्णक होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो फलों का रंग प्रदान होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टिड क्या है। ये कोशिकाओं, प्लांट सेल का सबसे बड़ा क्या है, सेल ऑर्गन है, यानी पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड, जो कि 3 तरीके का होता है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है, हरा होता है, भोजन का निर्माण करता है, वो पत्तियों और तनों में होता है। जबकि ल्यूकोप्लास्ट वो संग्रह करता है, वो फलों में और जड़ों में पाया जाता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट वो रंग प्रदान करता है, जैसे गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से होता है, टमाटर का रंग लाइकोपेज की वजह से होता है, मिर्च का रंग भी लाइकोपेज की वजह से ही होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको सारी चीजें बताई। अब कोशिका, आप देखे होंगे कोशिकाओं को हमने विभाजित किया, अलग अलग तरीके बताए। कोशिकाओं को 2 पार्ट्स में विभाजित किया जाता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो एक सेल से बनी होती हैं, उनका जो निर्माण है वो पूर्णतया नहीं होता है, अविकसित होता है। जबकि यूकैरियोटिक जो होता है वो विकसित होती हैं कोशिकाएं, और वो मल्टी सेलुलर होती हैं, यानी बहुकोशिकीय होती हैं। तो याद रखेंगे इसमें कोशिका के प्रकार, आप लोग हेडिंग लिखेंगे इसमें, कोशिका के प्रकार, टाइप ऑफ सेल। अभी तक आर्गन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। पहला आप याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक, पहला है प्रोकैरियोटिक, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या कैसी होती हैं, क्या पूर्ण विकसित होती हैं या अल्प विकसित होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो अल्प विकसित होती हैं, अल्प विकसित यानी पूरी तरीके से इनका विकास नहीं होता है, अल्प विकसित होती हैं। अल्प विकसित। और प्रो यूकैरियोटिक कोशिका, यू से याद रखिएगा, यू मतलब हम लोग, तुम या तो यू, तो हम लोग क्या है, पूर्ण विकसित है, पूर्ण विकसित होती है। पूर्ण विकसित होती हैं। ये बहुकोशिकीय होती हैं, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं। ये एक कोशिकीय होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। एक कोशिकीय होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। याद रखेंगे इसमें पॉइंट वाइज करके आप लोग, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। अल्प विकसित होंगी, क्या सभी अंग पाए जाएंगे? तो इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी अंग पाए जाते हैं, सभी अंग उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे हम, अब प्रोकैरियोटिक है, अल्प विकसित है, एक कोशिकीय है, इसलिए इसे हम प्रारंभिक कोशिका भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रारंभिक कोशिका किसे कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। इसे हम प्रारंभिक कोशिका के नाम से जानते हैं। बाकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनमें एटीएस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभी हमने बताया था आपको कि क्या पाया जाता है, 70S पाया जाता है इसमें।
देखेंगे इसमें ध्यान से कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है, 70s राइबोसोम। इसमें 80s राइबोसोम पाया जाता है, 80s राइबोसोम। इसमें 80s राइबोसोम पाया जाता है। तो अलग अलग टाइप्स हैं इनमें, हमने बताया आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूकैरियोटिक के बारे में। इन दोनों चीजों के बारे में याद रखेंगे कोशिकाओं के प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। एक पॉइंट आता है जब हम लोग क्रोमोसोम, डीएनए जो होता है वो कहां पाया जाता है, तो यानी क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए के अंदर। उसके बाद ये क्रोमोसोम कहां होगा, तो न्यूक्लियस में होगा, न्यूक्लियस में होगा। उसके बाद ठीक है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर पाया जाएगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर पाया जाएगा डीएनए, डीएनए के अंदर पाया जाएगा जीन। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, तो क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्या क्या है, हेडिंग लिखेंगे क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं हिंदी गुणसूत्र। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम हैं आप लोग जानते हैं, या तो पेयर में पूछेगा या संख्या में पूछेगा। तो संख्या में आपसे पूछेगा तो कितने हैं, 46 हैं, यानी 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला, या मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव में कितने पाए जाते हैं, तो मानव में 23 जोड़ा होता है। अगर संख्या में, पेयर में पूछेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा 23 जोड़ा। अगर संख्या में पूछ लिया, अगर संख्या में पूछ लिया तो कितना होगा, 46। संख्या में पूछेगा तो 46 या 23 जोड़ा। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा होती है, ठीक है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। खोज किसने किया था, इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था, वाल्डेयर। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था, क्रोमोसोम की खोज, ठीक है। इसमें जो होता है, क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। क्रोमोसोम जो पार्ट होता है वो कैसे पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम एक या तो एक्स टच करेगा या तो वाई टच करेगा। तो क्रोमोसोम को अगर हम देखते हैं तो दो तरीके का होता है, यानी अगर बॉयज है, यहां पे हम लिखेंगे इसमें, यानी अगर बॉयज है, बॉय एक तरफ लिखते हैं गर्ल। इसमें देखेंगे बॉय में कितना होता है, इसमें भी क्या होगा, इसमें होगा एक्स और वाई क्रोमोसोम। क्या होगा, एक्स और वाई क्रोमोसोम। गर्ल्स में क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, यानी इसमें भी 23 जोड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें भी 23 जोड़ा होगा, इसमें भी 23 जोड़ा, लेकिन पार्टिसिपेट कौन सा करेगा, तो सिर्फ एक ही करेगा। यानी अगर बॉयज का क्या हो गया, एक्स, या तो बॉयज का एक्स होगा, इसका अगर एक्स हो गया तो क्या होगा, गर्ल हो जाएगा। अगर बॉयज का वाई हुआ या गर्ल्स का तो एक्स ही रहेगा, दोनों में से कोई भी एक आए, और इसमें से एक्स आएगा तो गर्ल्स हो जाएगा, अगर एक्स वाई आ गया तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। तो इसमें हम दोनों लिखेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं गर्भावस्था, यानी एक्स एक्स हो या एक्स और वाई हो, इस तरीके से। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गर्भावस्था। क्या बोलते हैं, गर्भावस्था। याद रखेंगे ये सारी चीजें, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको मिलेगा, फिर यहां से आपको मिलेगा, यानी यहां से एक एक्स आएगा तो यहां से एक एक्स तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। यहां से वाई आएगा, यहां से एक्स आएगा तो बॉयज। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो गर्भावस्था बोला जाता है। क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग चीजों में अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। क्रोमोसोम की जो संख्या है वो पूछा जाता है, मटर में कितना है या घोड़े में कितना पाया जाता है, अलग अलग चीजों में अलग अलग पाया जाता है। तो कुछ क्रोमोसोम की संख्या हम आपके सामने लिख देते हैं, याद रखिएगा इसको। क्रोमोसोम की संख्या यहां पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मानव में कितना होता है ये तो आपको ये पता है। मानव में यहां पे हेडिंग लिख देते हैं, विभिन्न 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 जीवों में
या विभिन्न चीजों में लिखिए आप, क्योंकि वहां मटर भी रहेगा तो जीव थोड़े, विभिन्न चीजों में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, यानी अलग अलग जो चीजें हैं उनमें कौन सी या कितनी गुणसूत्र पाई जाती है उसकी संख्या आपको याद करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको लिख दे रहे हैं मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी है, मटर में कितना है पूछ लेता है इसमें, ठीक है, आलू में कितना है, प्याज में कितना है, अलग अलग इसमें चीजें लिखी गई हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना है। टमाटर में कितना है, तंबाकू में कितना है, तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, मच्छर में कितना है, मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें लिखने को, आप लोग याद करते रहेंगे। जीवाणुओं में कितनी गुणसूत्र होती है, तो एक होती है, जीवाणु यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसमें संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कितनी कितनी संख्याएं, तो मानव में याद रखिएगा कितना, 46 यानी 23 पेयर में अगर पूछेगा। मटर हो गया, मटर में कितना है तो 14, आलू में कितना है तो 48, प्याज में कितना है, प्याज में याद रखिएगा, प्याज में कितना है तो 16 है गुणसूत्रों की संख्या। टमाटर में 24 है, तंबाकू में कितना है 48 है, इसमें भी 48, मच्छर में 6 गुणसूत्र हैं, कितने हैं 6 गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों की संख्या आपको याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हम नोट करके लिख देते हैं कि बैक्टीरिया में कितना होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में, बैक्टीरिया यानी जीवाणु में कितना होता है, तो जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक होती है। कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें जीवाणुओं में एक होता है। तो ये क्रोमोसोम के बारे में हमने आपके सामने डिस्कस किया, सारी पॉइंट्स ध्यान से देखेंगे हमने क्या क्या आपको इसमें बताया है। पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में क्या हमने बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया से के बारे में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। फिर उसके बाद में हमने आपके सामने डिस्कस किया गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। दूसरा आपने यहाँ पे देखा सेंट्रोसोम के बारे में, तारक का है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें कहाँ पाया जाता है कहाँ नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में बताया, इसे आत्महत्या का थैला, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पदार्थों का पाचन कौन करता है कोशिकाओं में, तो लाइसोसोम। मरे हुए कोशिकाओं को खाता कौन है, तो लाइसोसोम। इसमें क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, कोशिकाओं को खाने का काम करता है। एटम बॉम्ब ऑफ द सेल कहते हैं किसे, तो लाइसोसोम को। आगे हमने बताया राइबोसोम के बारे में कि इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम दो तरीके का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। 70S राइबोसोम यानी अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है जिसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। 80S राइबोसोम भारी होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के बारे में बताया कि ये आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसके दो भाग होते हैं, एक रफ पार्ट होता है, एक स्मूथ होता है। रफ पार्ट में राइबोसोम होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। स्मूथ पार्ट जो है वो फैट पाया जाता है, वो चिपचिपा होता है। अगला न्यूक्लियस यानी केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रक जिसे ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, पूरी कोशिकाओं का कंट्रोलिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो न्यूक्लियस के पास में है। इसके अंदर जो द्रव है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसमें 80% प्रोटीन होता है। प्लास्टिड प्लांट कोशिकाओं का सबसे बड़ा भाग होता है जिसके 3 पार्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो हरित लवक इसे कहते हैं, हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान वो भोजन का निर्माण करता है और भोजन का निर्माण पत्तियों में तथा तनों में पाया जाता है। दूसरा हमने बताया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो
भोजन का संग्रह करता है जो जड़ों और फलों में पाया जाता है, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो है वो रंग प्रदान करता है, वो कलर देता है। जैसे गाजर का जो कलर है वो कैरोटीन की वजह से है, टमाटर और मिर्च की वजह से कलर जो है लाइकोपेज की वजह से है। इसी तरीके से बहुत सारे फलों का कलर जो होता है अलग अलग क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। तीसरा जो हमने बताया कि टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये अल्प विकसित होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सभी कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं। इसे हम प्रारंभिक कोशिका कहते हैं और इसमें एटीएस राइबोसोम होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं, जिसमें बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होता है, सभी अंग इसमें उपस्थित होते हैं, एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। फिर हमने बताया क्रोमोसोम के बारे में कि मानव में 23 जोड़ा यानी संख्या में अगर देखें तो 46 क्रोमोसोम होता है। खोज किसने किया था? वॉल्डेयर ने। बॉयज में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, जबकि गर्ल्स में या महिला में क्या होता है? एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। जब दोनों यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं तो उसी को गर्भावस्था कहा जाता है। तो हमने अलग अलग चीज़ों में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या हमने बताई। मानव में 46 होता है, मटर में 14 होता है, आलू में 46 होता है, तंबाकू में भी 48 होता है, प्याज में 16 होता है, टमाटर में 24 और मच्छर में कितना होता है? 6। इंपॉर्टेंट नोट हमने लिखा है आपको कि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या होती है 1। ये यहाँ तक सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।